चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चैप्टर का नाम डाल लो। हम लोगों ने जो कल चैप्टर अपना स्टार्ट किया था उसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कौन सा चैप्टर चल रहा था हमारा, याद दिलाओ मुझे। सॉलिड स्टेट। आवाज आ रही है सबको बेटा? यस सर। चलो बस 1 मिनट दो मुझे। क्यों नहीं चल रहा है? 1 सेकंड रुकिए बेटा। अब ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप चैप्टर का नाम डालिए। हम लोगों ने कल चैप्टर अपना स्टार्ट करा था सॉलिड स्टेट, तो चैप्टर का नाम रहेगा सॉलिड स्टेट, ठीक है। चैप्टर में आप लिखो क्या है। चैप्टर में लिखो आप लोग सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट के अंदर हम लोग क्या पढ़ चुके थे बेटा? सर टाइप्स ऑफ सॉलिड, ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़ चुके थे ना। तो अब हम लोग आज पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। टॉपिक हम लोग क्या रहेगा? क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल, ठीक है। क्रिस्टल्स के अंदर जो क्लोज पैकिंग होती है आज हम लोग उसे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो जल्दी से टॉपिक बेटा नोट कर लो। चैप्टर का नाम रहेगा सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। क्लोज पैकिंग से कल तक का 7 क्रिस्टल सिस्टम याद हो गया आपको कि नहीं हुए? सर एक बार फिर से रिपीट करेंगे सर प्लीज। सर कार टैक्सी मोटर। क्या कह रहे हो बेटा? सर कार टैक्सी मोटर। कार टैक्सी मोटर, ठीक है। तो कार टैक्सी मोटर याद हो गया सबको? यस सर। चलो कार बताओ, एक एक करके बताओ। कार सी का मतलब क्या होता था? क्यूबिक। आर का मतलब? आर का मतलब रोम्बोहेड्रल, ठीक है। टी का मतलब क्या होता था बेटा? ट्राइगोनल, ठीक है। एंड एक्सी का मतलब क्या होता था? टैक्सी में लिखते थे टैक्सी। एक्सी का मतलब क्या होता था? हेक्सागोनल, ठीक है। वेदांत क्या लिखा है मैं समझ में नहीं आया, ठीक है। फिलहाल तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डालो और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। चलो देखो, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल, हेडिंग डालो क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल, ठीक है। क्रिस्टल के अंदर जो क्लोज पैकिंग रहेंगे उन्हें हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक। तो आप क्या करो, क्लोज पैकिंग क्रिस्टल के अंदर पहले हेडिंग डालो क्लोज पैकिंग इन 1D। सबसे फर्स्ट हेडिंग क्या पड़ेगी? क्लोज पैकिंग इन 1D। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशनल। अच्छा एक बार बताओ, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, ये सबको पता है ना क्या होता है? 1D 2D 3D। यस सर। देखो अगर एक बार बता दो। अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप ऐसे समझो, मान लो आपकी कोई ये चीटी है फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये चीटी है कोई, अगर ये चीटी मान लो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में आगे या पीछे जा पाए, ये चीटी मान लो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में आगे या पीछे जा पाए, तो इसके मोशन को क्या बोला जाएगा? 1 डायमेंशनल, राइट। यही तो 1D होता है कि अगर आप स्ट्रेट लाइन में सिर्फ आगे पीछे जा पाओ उसे क्या बोलेंगे? 1 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल का मतलब क्या होता है? मान लो ये चीटी आगे पीछे जाने के साथ साथ ऐसे लेफ्ट राइट भी जा सके, है ना, लेफ्ट राइट भी जा सके, तो इसके मोशन को क्या बोला जाएगा? 2D। और मान लो यही चीटी आगे पीछे लेफ्ट राइट जाने के साथ साथ प्लेन। क्या कर रहा है? सर XYZ प्लेन में। हाँ वही कह रहा है कि अगर मान लो यही चीटी आपका स्ट्रेट लाइन में आगे पीछे और ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जाने के साथ साथ मान लो स्क्रीन के बाहर आ जाए, आप जिस स्क्रीन पे देख रहे हो मान लो उस स्क्रीन के ये बाहर आ जाए, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है पता? 3 डायमेंशनल, ठीक है। तो ये होता है 1D 2D एंड 3D। किसी को पता है बेटा 4th डायमेंशनल क्या होती है? किसी को पता है व्हाट इज द 4th डायमेंशन? नो सर। टाइम इज द 4th डायमेंशन। जो टाइम होता है उसी को बेटा बोलता है 4th डायमेंशन, ठीक है। तो फिलहाल तो आप लोगों को वो सब पढ़ना नहीं है। अब 2 हेडिंग डालो, एक आप डालोगे क्लोज पैकिंग इन 1D और दूसरी हेडिंग हमारी क्या रहेगी? क्लोज पैकिंग इन 2D। क्लोज पैकिंग इन 2D। एक तो हम लोग 1D में देखेंगे क्लोज पैकिंग और दूसरे में देखेंगे 2D में क्लोज पैकिंग।
चलो देखो, अब अगर हम लोग वन डायमेंशनल के क्लोज पैकिंग की बात करें बेटा, तो देखो वन डायमेंशनल में क्लोज पैकिंग का मतलब कि मान लो आपको हमने एक डिब्बा दिया और आपसे कहा उसमें लड्डू लगाओ, जैसे आप कल लड्डू लगाते हैं, तो आपने क्या करा, एक के बाद एक आइटम रखते चले जाए। लेकिन किसमें बात करना, वन डायमेंशनल में, मतलब सीधी लाइन खिंचती चली जानी चाहिए, ना इधर कोई लड्डू आएगा, ना इधर ना इधर ना इधर ना उधर, कहीं नहीं, सिर्फ आपको स्ट्रेट लाइन में लड्डू रखते जाना है। ठीक है, जब आप ऐसा करोगे तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ ये वाला जो बेटा एटम है इसका बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो हम आपको पहले बता दें कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। ठीक है, मान लो यहाँ पे मानसी बैठी हुई है, ठीक है, मान लो यहाँ पे मानसी बैठी है और मानसी की 4 फ्रेंड जो है उसे घेर के बैठी हुई है, 1 2 3 और एक 4, तो ऐसा बोला जाएगा कि मानसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। ठीक है, मतलब ये कि कोई एक एटम कितने नंबर ऑफ एटम से सराउंडेड है, उसी को उसका हम लोग बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी एटम जितने नंबर ऑफ एटम से सराउंडेड है उसे क्या बोलेंगे, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका मतलब अगर मान लो हम कहते हैं कि अभी 4 की जगह पे और हमने 2 बढ़ा दिए, तो अब मानसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, एक चीज बेटा ध्यान रखना, नियरेस्ट नेबर को ही कोऑर्डिनेशन माना जाता है, नियरेस्ट नेबर को। नियरेस्ट नेबर का मतलब ये कि जैसे मान लो ये मानसी है, ठीक है, और 1 2 3 4 5 और एक 6 उसकी 6 फ्रेंड जो है उसे सर्कल में घेर के बैठी हुई हैं, तो हम बोल रहे हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, मानसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ठीक है, लेकिन मान लो एक सहेली उसकी यहाँ बैठी है, एक सहेली उसकी यहाँ बैठी है, एक सहेली यहाँ बैठी है, एक यहाँ बैठी है। अब बताओ बेटा मानसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 0। पागल आगल हो क्या, 0 कैसे हो जाए, कुछ भी बिना सोचे समझे बोल देते हो। देखो मानसी का बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही रहेगा। अरे हम कह रहे हैं ये 6 जो बैठी वो तो बैठी ही है, 4 एक्स्ट्रा आ गई, लेकिन वो दूर दूर है। नियरेस्ट नेबर जो होगा उसी को बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर, हाँ मानसी कह रही 6। देखो बात सुनो, जो बेटा नियरेस्ट नेबर होंगे, नियरेस्ट नेबर का मतलब इस एटम के पास में कौन कौन से एटम है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो जो नियरेस्ट नेबर होंगे उन्हीं को आपको कोऑर्डिनेशन नंबर मानना है। ये तो दूर है, इनसे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, जो नियरेस्ट नेबर होंगे उन्हीं को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। तो इसका मतलब अगर आपसे कोई बोले व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, तो उसका मतलब हो गया किसी भी एक एटम के नियरेस्ट जो दोनों नेबर होते हैं, दोनों चारों पांचों छह जितने भी होंगे नियरेस्ट नेबर, उन्हीं को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। तो मैं आपसे बोलूं कि बताओ बेटा ये वाला जो आपको एटम दिख रहा है, ये वाला एटम, ठीक है, हम कहें बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, बता सकते हो? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा कितना है? सर 2 2 इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि देखो भैया इस वाले एटम को एक तो ये घेरे हुआ, एक ये घेरे हुआ। अब आपको अक्सर ये भी तो घेरे, ये भी तो घेरे, ये भी तो है, ये भी तो, लेकिन ये तो नियरेस्ट नेबर नहीं है ना। नियरेस्ट नेबर, नीरज कह रहा है 2, वेरी गुड। ठीक है, देखो नियरेस्ट नेबर से मतलब है, नियरेस्ट नेबर हमने बता दिया नियरेस्ट नेबर क्या होता है। ठीक है, बोले इतना क्लियर है या नहीं? यस सर। मतलब अगर हम बात करें इस वाले एटम की, तो उस वाले एटम को एक तो इस एटम ने घेर रखा है और एक इस एटम ने घेर रखा है। ठीक है, तो हम अगर पूछें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो आंसर इज 2। ठीक, आप ये डायग्राम आपको सारे बनाने हैं और बस बनाने हैं। लिखो जल्दी से, इतना लिखो पहला वाला, फिर हेडिंग डालना क्लोज पैकिंग इन 2D। ठीक है, और 2D के अंदर भी बेटा 2 टाइप होंगे। ठीक है, एक होगी स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एक होगी स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और दूसरी वाली कैसी दिख रही है आपको बेटा, बताओ दूसरी बताओ? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। दूसरी कौन सी हो जी? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। बताओ इतना समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, तो लिख लो जल्दी से इतना लिखो फटाफट। ठीक है, अब जरा सुनो, देखो अब अगर हम आपसे कहते हैं कि बताओ स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो है उसमें बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो देखो ये वाला आइटम है, ये आइटम सबको दिख गया, इसका Yes, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटा बता दो? 4 4। जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है उसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना आता है आपका? 4 निकल के आता है। ठीक है, सबको दिख ही रहा है कैसे 4 होगा, देख लो 4 जो एटम है उसे क्या कर रखा है, घेर रखा है। दूसरी बात, इनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ए टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं। कैसे होते हैं? ए टाइप के। ए टाइप का मतलब समझे? ए टाइप का मतलब ये हुआ, हमने भी आपसे बोला कि आप एक क्या करो, एक ऐसे बॉक्स लो और उसमें आप लड्डू रखना चालू करो। आप क्या कर रहे हो, देखो क्या कर रहे हो, आपने एक रखा, दूसरा रखा, तीसरा रखा, चौथा रखा, पांचवा रखा। अब आप इसके ही नीचे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ऐसे रखते जा रहे हो दूसरा। ठीक है, इसे बोलते हैं, दोनों लेयर एक जैसी लग रही हैं, ऐसे रख रहे हो,
ठीक है, ये बिल्कुल देखो, ये भी लेयर ए है, ये भी ए है, ये भी एक जैसी लग रही है। अच्छा दूसरा देखो, दूसरा एग्जांपल हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं दूसरा आपने क्या करा, एक लड्डू रखा, दूसरा रखा, तीसरा रखा, चौथा। अब आप लड्डू यहाँ पे रख रहे हो, 1 2 3, फिर आप लड्डू कहाँ रख रहे हो, यहाँ पे 1 2 3 4, फिर से कहाँ पे 1 2 3। देखो बेटा ये वाला पैटर्न आपको डिफरेंट दिख रहा है कि नहीं, ए देन बी फिर ए देन फिर बी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताओ सेकंड वाला पैटर्न डिफरेंट है या सेम है? सर डिफरेंट। डिफरेंट है, इसमें इस वाली लेयर को हम बी बोल रहे हैं, इस वाली लेयर को ए बोल रहे हैं, फिर बी फिर ए। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर आपसे बोला जाए कि आपका जो 2D की क्लोज पैकिंग होती है, ठीक है, 2D की आपकी जो क्लोज पैकिंग होती है, अगर आपसे उसमें कहा जाए कि बताओ जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा कितना होता है, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। ठीक है, और उसमें मॉलिक्यूल अरेंजमेंट कैसा होता है, ए टाइप का अरेंजमेंट होता है। वेयर एज आपका जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो कितना, देख के जल्दी से, कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर? 6। और अगर आपसे बोले इसमें बेटा अरेंजमेंट मॉलिक्यूल का क्या कैसा होगा, ए बी टाइप, कैसा होगा, ए बी टाइप, है ना, ए बी टाइप का, एक लेयर ए होगी, एक लेयर बी होगी, फिर एक लेयर ए होगी, फिर एक लेयर बी होगी। ठीक है, तो दो टाइप की आपको पैकिंग देखनी है क्लोज 2D के अंदर। 2D के अंदर दो, देखो 1D में तो सिर्फ एक ही आ जाएगा, लेकिन 2D के अंदर दो आ जाएंगे। कौन कौन सी, एक तो आपके अंदर स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरे आपके अंदर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इतना बेटा जल्दी से क्लियरली डायग्राम बनाओ साफ साफ और अच्छे अच्छे नोट कर लो जल्दी जल्दी। हो गया सबका बेटा? एक बार हो जाए तो बता देना, ठीक है। बहुत अच्छा साफ साफ डायग्राम बनाइए, बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाइए। यस सर। हो गया बेटा? यस सर। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। ठीक है, अब आप हेडिंग डालो, ये वाला कौन सा था अपने पास, क्लोज पैकिंग इन 2D। अब आप हेडिंग डालो क्लोज पैकिंग इन 3D। हेडिंग डालिए बेटा क्लोज पैकिंग इन 3D, 3 डायमेंशनल में हम लोग क्या करेंगे, क्लोज पैकिंग देखेंगे। ठीक है, देखो क्लोज पैकिंग इन 3D। ठीक है, हम भी डाल देते हैं हेडिंग, लिखो क्लोज पैकिंग इन 3D। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे 3D के अंदर क्लोज पैकिंग पढ़ेंगे। ठीक है, क्लोज पैकिंग इन 3D। और 3D के अंदर भी बेटा देखो टाइप्स हैं। पहला टाइप क्या है, लिखो सिंपल क्लोज पैकिंग। ठीक है, पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिंपल क्यूबिक पैकिंग, सिंपल क्यूबिक। ठीक है, पैकिंग, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे SCP, सिंपल क्यूबिक पैकिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, SCP बोलेंगे। ठीक है, इतना लिखा बेटा? यस सर। यस अच्छा इतना, सर। ठीक है। अगर आपने इतना लिख लिया तो आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। पहला पॉइंट लिखो, इसके अंदर बेटा जो बॉन्डिंग होती है, पैटर्न होता है। पैटर्न क्या होता है, ए टाइप का पैटर्न होता है, ए टाइप का इसके अंदर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात, जो कोऑर्डिनेशन नंबर आप देखने को मिलेगा इसके अंदर, वो मिलेगा 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिलेगा देखने को, 6। ठीक है, बस आपको बेटा कुछ नहीं करना है, बस आपको कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना है, बस बाकी कुछ नहीं। देखो अगर आप इसे देखो, इस वाले आइटम को देख लो, इस वाले आइटम को, ठीक है, देखो अलग कलर्स करके आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा 6 कैसे हो गया। देखो हम बताते हैं कैसे हो गया। इस वाले आइटम को देखो, दिखा सबको आइटम? अब जरा इसे गिन लो कितने सराउंडेड है। देखो 1 2 3 4 5 और 1 6, दिख गया 6 के 6 आइटम सबको। यस सर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आएगा, सर 6। ठीक है, सबको समझ में आ गया ना? बना लो बेटा जल्दी से, अगर बना सकते हो ये वाला तो आप बना लो, और अगर आप नहीं बना सकते हो तो कोई बात नहीं, आप खाली ये याद रख लो कि इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेशन नंबर ही याद रखना है बस एट एनी हाउ, कि हमें कैसे करके कोऑर्डिनेशन नंबर याद हो जाए। ठीक है, सिंपल क्लोज पैकिंग का मतलब SCP, और SCP में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कैसा होता है 6, और आपको पैटर्न याद रखना है। पैटर्न कैसा होगा, ए टाइप का इसके अंदर पैटर्न होगा। ये हो गया आपका सिंपल क्यूबिक। ठीक है, सर इसके नीचे जो होगा उसको हम काउंट करेंगे। हाँ बेटा क्या कह रहा हो,
मतलब सर जो हमने लिया मतलब जो इसके नीचे भी होगा हम उसको नहीं करेंगे काउंट। इसके नीचे वाले को काउंट नहीं करेंगे ना, वो तो दूसरी लेयर होगी ना, एक ही लेयर में देखना बेटा। जैसे देखो हम लोग ऐसे बना रहे थे ना, जैसे ये वाला, ठीक है, तो इस वाले के जो ऊपर वाले होंगे ऐसे सराउंडिंग में, उन्हीं को सर काउंट करना, इसके नीचे वाले जो पीछे की तरफ होंगे उन्हें नहीं काउंट करना, ठीक है। क्लोज पैकिंग लिख लो 6। ठीक, इतना हो गया बेटा सबका। Yes, sir. Yes, चलो, sir. तो अब अगली हेडिंग डालो आप। ये सिंपल हो गया, अब हेडिंग डालो। फिर ये क्लोज पैकिंग के अंदर ही चलेगा। देखो एक चीज सुनो, ये क्लोज पैकिंग इन 3D जो है, यहाँ पे भी हेडिंग यही डाल लो सेम, क्लोज पैकिंग 3D हम लोग यहाँ भी देख रहे हैं। यहाँ भी क्या है, क्लोज पैकिंग चल रही है, क्लोज पैकिंग इन 3D, ये भी क्लोज पैकिंग इन 3D का ही पार्ट है, ठीक है। सही से लिखो, अच्छा साफ साफ। ये भी क्या है, क्लोज पैकिंग इन 3D। क्लोज पैकिंग इन 3D, ठीक है। और इसके अंदर आप हेडिंग डालो सेकंड, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। सेकंड हेडिंग क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को बेटा शॉर्ट फॉर्म में HCP भी बोला जाता है। तो अगर आपको ये लिख के आए और या फिर आपको SCP लिख के आए, एक ही चीज है, ध्यान रखना, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लिख के आए या फिर HCP लिख के आए, ठीक है। अब मुझे तो पहले आप देख के बताओ कि अगर हम आपसे कहें कि बताओ बेटा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो क्या कोई बता सकता है कि इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? आपके सामने डायग्राम बनाए, आप देखो और देख के मुझे बताओ क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का। हमने खुद ही लिख दिया। चलो कोई बात नहीं। देखो पहली बात तो पहला पॉइंट याद रखने वाला क्या है कि इसके अंदर बेटा AB टाइप की लेयर होती है, AB टाइप की लेयर, AB टाइप की इसके अंदर क्या होती है, लेयर होती है, ठीक है। या फिर लिख दो AB टाइप, ठीक है। इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, AB टाइप का। दूसरी बात बेटा, इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। कैसे देखो समझो, इस वाले आइटम को देखो सब लोग, ये वाला आइटम सबको दिखा, Yes, sir. Yes, sir. कितने आइटम ने से घेर रखा है, देखो देखियो जरा, 6 एटम ने, और 3 एटम नीचे हैं। और बेटा ऐसे ही 3 एटम इसके ऊपर होते हैं, ठीक है। जैसा इसमें 3 एटम नीचे दिखा रखा है, ऐसे ही इसमें क्या होता है, 3 एटम ऐसे ऊपर भी होते हैं, एक, दूसरा और ये हो गया तीसरा, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर हम बात करें आपसे इस वाले पॉइंट की, कि इसे बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, समझ गए? इसे बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये सॉलिड आप पढ़ रहे हो, सॉलिड का मतलब हम लोगों ने जो कल हम आपसे कह रहे थे ना, आपको 3D में सोचना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए आज हमने बोला था कि जो है नीचे और ऊपर वाले काउंट ही नहीं करेंगे। नहीं बेटा, वो तो अरेंजमेंट के ऊपर है। जैसे वो वाला अरेंजमेंट था, इस अरेंजमेंट में इसकी स्ट्रक्चर ही ऐसी होती है। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मान लो मॉलिक्यूल एक फंसा हुआ है, सॉरी इधर नहीं, ये वाले इस वाले आइटम की बात कर रहे हैं, तो इस आइटम के देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9, और ऐसे ही एक यहाँ पे भी होता है। तो ये तो हम लोग, ये पूरा डायग्राम है नहीं ना इसमें, समझे? यहाँ पे आप समझ सकते हो। देखो इस वाले को अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये वाली जो वॉइड बनेगी इसमें क्या होता है, इसके 6 ऊपर होता है 6 नीचे होता है, सीधी सी बात है, 12 याद रखना, ठीक है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा, ठीक है। कैसे, फिर से एक बार समझ लो, ऐसे कि देखो हमें इसका निकालना है, ठीक है। तो जैसे इसके 3 नीचे रखे हैं ऐसे, अरे तुम सोचो ये A है, ये B है, इसके बाद फिर A है, तो A के ऊपर क्या होगा, फिर से B होगा ना। तो B का मतलब कौन सी वाली लेयर होगी, यही वाली लेयर तो होगी कि नहीं होगी, बताओ। अगर ये वाला A है तो A के ऊपर क्या होगा, यही वाला B तो होगा। Yes, sir. तो इसी वजह से इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। लो फिर से बना ही देते हैं, चलो अच्छा। बट सर जो पीछे वाली तो सिंपल क्यूबिक वो भी तो ऐसे ही थे कुछ। तो सिंपल क्यूबिक है ना बेटा, सिंपल क्यूबिक का अलग अरेंजमेंट होता है और इसका जो हेक्सागोनल इसका अरेंजमेंट अलग होता है। अरेंजमेंट सर तो होता है। तो नीचे 3 कैसे होंगे, नीचे भी 6 नहीं होंगे? क्या चीज, नीचे 6 कैसे होंगे? ये बेटा ये हम लोग अपने हिसाब से थोड़ा रख सकते हैं, ये तो एक्चुअल में जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो स्ट्रक्चर ऐसे दिखी है ना, ऐसा थोड़ा ना कि इसके नीचे अब 6 आप कैसे आ गए, वो कैसे आ गए, ये हमें क्या पता। ये तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा गया कि हाँ भाई ऐसे ही स्ट्रक्चर उसकी दिख रही है, तो जैसी थी उसमें हमने स्टडी करी कैसा होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस वाले का निकालोगे तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देख लो, ये कौन सी हो जाएगा, ये B हो जाएगा। अगर ये A है तो ये क्या रहेगा, B, ये फिर AB फिर A, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
और 10, 11 और 12। तो अगर हम कहें इस वाले कंपाउंड का या फिर एटम का सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो आंसर इज 12। ठीक है, नोट कर लो इतना जल्दी से बेटा। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसी है, ये स्ट्रक्चर आपकी हेक्सागोनल। ठीक, इतना नोट करिए, बढ़िया सा डायग्राम बनाओ और जल्दी से नोट करो। बन गया बेटा? यस सर। बाकी लोग बताओ, बाकी लोग बताओ, सबका हो गया? यस सर। सर यस सर सर। हाँ ठीक है, नोट कर लो आप बेटा। यस सर, हो गया सर। अच्छा, ये प्रीवियस वाली स्लाइड आप लोगों ने बनाई है, स्क्रीनशॉट लिया, क्या करा इनका? ये बनाया है ना सबने? यस यस सर। सर। बेटा ये बनाने हैं डायग्राम, ठीक है? ये डायग्राम आपको ड्रॉ करने, अगर आप एकेडमिक वाले में जाओगे तो ड्रॉ करने को आएगा, और कंपटीशन में तो खैर ड्रॉ करने को नहीं आता, लेकिन अगर आप ड्रॉ नहीं करोगे तो आप बता ही नहीं पाओगे। जैसे अगर मान लो आपने स्ट्रक्चर आपको नहीं आता तो आपको पता ही नहीं होगा कि इसमें ए बी टाइप अरेंजमेंट होगा या कैसा अरेंजमेंट होगा। तो अगर आपको स्ट्रक्चर आती होगी तो आप अरेंजमेंट बता दो, ठीक है? फिलहाल तो आ जाओ नेक्स्ट वाले में। अब आप हेडिंग डालो। देखो अगेन फिर से एक चीज समझा देते हैं। ये क्लोज पैकिंग चल रही थी, राइट? देखो यहाँ पे क्या क्लोज पैकिंग चल रहा था। अगला पार्ट भी क्लोज पैकिंग के अंदर पहली हेडिंग क्या थी, सिंपल क्यूबिक पैकिंग। दूसरी क्या थी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब फिर से क्लोज पैकिंग ही हेडिंग पड़ेगी, तो फिर से क्या हेडिंग पड़ेगी, क्लोज पैकिंग इन 3D, मतलब वही हेडिंग चल रही है, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, क्लोज पैकिंग इन 3D। ठीक, और इसके अंदर क्या है हेडिंग, इसके अंदर आप हेडिंग डालो थर्ड, हेडिंग नंबर थर्ड, फेस सेंटर क्यूबिक। फेस सेंटर क्यूबिक या फेस सेंटर्ड पैकिंग, कुछ भी लिख दो, ठीक है? या फेस सेंटर क्यूबिक लिख दो, ज्यादा अच्छा है, FCC। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, FCC बोलते हैं, ठीक है? हम लोगों को इसके अंदर देखना है। चलो जल्दी से हेडिंग डालो बेटा। अब देखो इसमें बेटा जो अरेंजमेंट होता है, जो आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है, इसमें जो अरेंजमेंट होता है वो ABC टाइप का होता है। आपको ABC टाइप का मतलब क्या हुआ, देखो पहली बात तो एक चीज बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका बता दो, देख के कितना होगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, कितना है दिखा सबको, 12 कितना? 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही रहेगा इसका, बिल्कुल सही बात है, ठीक है? देखो जैसा हम लोगों ने पीछे हेक्सागोनल पढ़ा था, उसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आ रहा था, 12, और कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ भी कितना निकल के आएगा, 12। अब इसमें ABC का मतलब समझ लो। ए बी देखो पैटर्न जो है यहाँ पे, पैटर्न जो होगा वो कैसा होगा, पैटर्न आपका ABC टाइप होगा, पैटर्न आपका ABC टाइप का होगा। और ABC टाइप का पैटर्न का होने का मतलब क्या है, जरा उसे समझ लो कायदे से। देखो एक चीज समझो, बीच में तो आपका हेक्सागोनल, देखो एक एटम ये है और उसे 6 एटम ने घेर रखा है, एक एटम ऐसा, ठीक है, एक एटम दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके ऊपर जो 3 एटम ये वाले देख लो, इसमें क्या है कि आगे आपकी स्क्रीन की तरफ 2 एटम है, 2 एटम आपके स्क्रीन की तरफ है, एक एटम पीछे है, ठीक है? 2 एटम क्या है आपकी स्क्रीन की तरफ है और एक एटम जो है वो ऐसे पीछे रखा हुआ है। और नीचे क्या हो रहा है कि आपकी स्क्रीन की तरफ जो है वो एक एटम है और 2 एटम जो है वो बेटा पीछे रखे हुए हैं ऐसे। अब बताओ ये तीनों डिफरेंट अरेंजमेंट हुआ कि नहीं हुआ? इसे हम लोग C बोल रहे हैं, इसे हम लोग B बोल रहे हैं, इसे हम लोग A बोल रहे हैं। तो इसमें क्या है, अब पहला कहोगे ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, 3 से मतलब नहीं, पैटर्न देखो बेटा, पैटर्न का मतलब ये हुआ कि इसमें ये वाला एक एटम आपके सामने आ रहा है, इसमें ये 2 एटम आपकी तरफ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, स्क्रीन की तरफ देखो। इस स्ट्रक्चर में बेटा ध्यान से देखो जरा, इसे हटाओ यहाँ से, इस वाली स्ट्रक्चर को फिर से ध्यान से देखो। इसमें देखो ABC अलग अलग कैसे है, देखो ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो अलग अलग कैसे है? इसमें क्या हो रहा है कि एक ही एटम आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, 2 पीछे आ रहा है। ऊपर वाले में क्या हो रहा है, 2 एटम आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, एक एटम पीछे आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ? यस सर। ठीक है, तो इसलिए ही इसका पैटर्न जो है ABC पैटर्न होता है, ठीक है? अलग अलग पैटर्न होता है। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही होता है, क्योंकि देखो इस वाले एटम को देख लो कितने एटम ने घेरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और नीचे 10 11 12। ठीक, इस डायग्राम को बहुत अच्छे अच्छे साफ साफ बना लो एकदम, ठीक है?
एक बार हो जाए तो मुझे बता देना बेटा। हो गया बेटा? Yes. चलो ठीक है, सबका हो गया? Yes, sir. ठीक है, अब आप हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ वॉइड, हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ वॉइड्स। इन 3D क्लोज पैकिंग, इन 3D क्लोज पैकिंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ वॉइड इन 3D क्लोज पैकिंग। बेटा किसी को पता है वॉइड का मतलब क्या होता है? क्या कोई जानता है वॉइड क्या होता है? नहीं, देखो जब आप एटम्स को, सॉलिड के एटम्स को जब आप रखते हो, जैसे मान लो एक एटम ये हो गया, एक एटम आपका ये हो गया, और एक एटम आपका ये हो गया, और आपने क्या करा, एक एटम आपने यहाँ पे ऐसे रखा, ठीक है, दूसरा एटम आपने कहाँ रखा, ऐसे करके यहाँ पे रखा, ठीक है। तो आप समझो, जब आप इन एटम्स को ऐसे रखते हो, तो इन एटम्स को रखने के बाद भी आपको यहाँ बीच में थोड़ा सा गैप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताओ। Yes, sir. बेटा इन्हीं गैप्स को वॉइड बोलते हैं, एम्प्टी स्पेस, बिल्कुल सही नीरज, ठीक है। जब आप एटम को अरेंज कर देते हो, तो एटम को अरेंज करने के बाद उनके बीच में जो गैप रह जाता है, ठीक है, उसी गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड या फिर इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, फिर से सुन लो एक बार, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं मान लो आपने, ये आपके एटम है, मान लो, ठीक है, एटम तो ऐसे स्फेरिकली होता है ना, मान लो ये एटम है, और आपने क्या करा, एक एटम मान लो यहाँ पे ऐसे रख दिया, 3 एटम हमने रख दिए। 3 एटम को रखने के बाद इनके बीच में बेटा आपको ये स्पेस, ऐसे समझ लो 3 बॉल है, 3 बॉल आप रखो तो उनके बीच में आपको थोड़ा सा स्पेस दिखेगा, उसी स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, वॉइड बोलते हैं, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, अगर आपसे पूछते हैं वॉइड क्या होता है या फिर इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होता है, एक ही चीज है। ठीक है, वॉइड का मतलब क्या होता है कि स्पेस, इन तीनों एटम को रखने के बाद, मतलब सॉलिड के जो एटम होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है, उन्हीं स्पेस को हम लोग बोलते हैं वॉइड्स, या फिर उन्हीं स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, तो आपको कई टाइप की वॉइड्स पढ़नी है। ठीक है, तो कौन कौन सी टाइप की पढ़नी वो देख लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रायंगुलर वॉइड। ट्रायंगुलर वॉइड्स, ट्रायंगुलर वॉइड्स का मतलब बेटा क्या हुआ, ट्रायंगुलर वॉइड्स का मतलब ये हुआ कि अगर आपने 3 एटम रखे, मान लो अभी जो हमने बनाया था डायग्राम, मान लो आपने एक एटम ऐसा रखा, ठीक है, और दूसरा आपने एटम क्या करा, ऐसा रखा, और तीसरा एटम आपने क्या करा, ऐसा रखा। ठीक है, अगर आप इन तीनों के सेंटर को मिला दो, अगर आप इन तीनों के सेंटर को मिला दो, ठीक है, तो आपको ट्रायंगल एक बनता दिखेगा। देख के बताओ बेटा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? Yes, sir. तो एक्चुअल में जो आपकी अंदर वॉइड बन रही है, वो कैसी वॉइड बन रही है, ट्रायंगुलर वॉइड बन रही है। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर वॉइड। ठीक है, समझ में आया बेटा? Yes, sir. वॉइड का मतलब क्या होता है, सबको क्लियर है ना? वॉइड का मतलब जो एटम, सॉलिड के जो एटम होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं। ठीक है, और वॉइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज वॉइड या फिर व्हाट इज इंटरस्टिशियल स्पेस, तो एक ही चीज है। ठीक है, अच्छा, तो हम लोगों ने पहले पढ़ी ट्रायंगुलर वॉइड। ट्रायंगुलर वॉइड का मतलब अगर आप 3 एटम से मिलकर बनने वाली वॉइड को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर वॉइड। ठीक है, इतना नोट कर लो जल्दी सब लोग। अब इसके बाद आप हेडिंग डालना टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, सेकंड हेडिंग क्या पढ़ेगी हम लोगों की, टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड्स, कोई बता सकता है बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होता है? देखो टेट्राहेड्रल वॉइड्स का मतलब, अच्छा किसी को CH4 की स्ट्रक्चर पता है बेटा? Yes, sir. CH4 की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, देखो कार्बन, कार्बन से एक ऐसे हाइड्रोजन होता है, एक हाइड्रोजन ऐसे होता है, एक यहाँ पे होता है, एक हाइड्रोजन ऐसे होता है। ठीक है, सबने स्ट्रक्चर देखी CH4 की, सबने देखी है ना? Yes, sir. इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को टेट्राहेड्रल, पता है किसी को? क्योंकि बेटा इस स्ट्रक्चर में ये जो कार्बन है ये टेट्राहेड्रल वॉइड में फंसा हुआ है। टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब क्या हुआ, मान लो आपके हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन आपके 3 नीचे, देखो 3 हाइड्रोजन नीचे हैं आपके, 3 हाइड्रोजन नीचे, एक हाइड्रोजन आपका ऊपर है, यही तो है ना, 3 हाइड्रोजन नीचे और 1 हाइड्रोजन ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ, आपके 3 हाइड्रोजन ऐसे रखे हुए हैं, एक हाइड्रोजन हो गया आपका, ठीक है, और आपका यहाँ पे हो गया मान लो दूसरा हाइड्रोजन हो गया, और आपका एक हो गया
मान लो यहाँ पे आपको हो गया तीसरा हाइड्रोजन। मान लो आपने क्या करा, जमीन पे 3 बॉल रखी, एक 2 बॉल ऐसे करके रखी और एक बॉल इसके ऊपर ऐसे रख दी, 3 बॉल जमीन पे आपने रखी, और आपने क्या करा, उन 3 बॉल के ऊपर जो बीच में गैप बचा, उस गैप में एक बॉल लाके आपने और डाल दिया। आपने क्या करा, ये जो गैप बचा, अब 3 अभी कभी रख के देखना, जमीन पे कभी 3 बॉल रखना, कभी चिपका के, और उसके बाद क्या करना, उसके ऊपर जो गैप बचे उस पर आप एक बॉल और लाके रख देना, ठीक है। तो उस केस में उन 3 बॉल और ये चौथी बॉल के बीच का जो स्पेस होगा उसी को बोलते हैं हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड। इसी वॉइड को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। और देखो उसी वॉइड में बेटा कार्बन बैठा हुआ है, समझे। देखो ये हाइड्रोजन है पहला वाला, बताओ पहला वाला हाइड्रोजन है, तो यानी कि अगर हम आपकी स्ट्रक्चर बना के दिखाएं कायदे से, देखो कैसा होता होगा, कुछ इस तरीके का होता होगा कि देखो ये कार्बन वॉइड में फंसा हुआ है, ठीक है। कैसे, अब देखो एक हाइड्रोजन ऊपर होता है, तो ये अच्छा हाइड्रोजन कौन सा ऑर्बिटल होता है बेटा, बताना जरा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बोलो। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो आप क्या लिखोगे, सब 1s1 ही तो लिखोगे। मतलब हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के पास कौन सा ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, और एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है कि नहीं होती, बताओ, सबको पता है, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है। तो ये कार्बन, और कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन ऐसे है, तो एस जो आपके पास हाइड्रोजन ऊपर होगा उसके पास कौन सी स्पेस है, उसके पास एस ऑर्बिटल है, ठीक है। और ऐसे ही जो 3 आपके पास नीचे रखे हुए हैं, 3 ऐसे करके, एक देन उसके बाद 3, मतलब अरे ऐसे समझो यार, क्या बना रहे हैं हम भी, रुको, मतलब आपके पास 3 नीचे हैं तो 3 नीचे बना दो, ठीक है, 1 2 और एक 3 हाइड्रोजन नीचे थे, बीच में कार्बन और एक हाइड्रोजन ऊपर रखा हुआ है, समझे। तो एक्चुअल में 3 बॉल आप रखो नीचे जमीन पे, उन 3 बॉल के ऊपर एक बॉल आप और लाके रख दो, ठीक है। तो जो उनके बीच में स्पेस होगा वो कैसी वॉइड बनेगी, वो टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगी। और एक्चुअल में जो आप स्ट्रक्चर्स पढ़ते हो, जितनी भी आप स्ट्रक्चर पढ़ते हो, 3D ही तो होती हैं, और वो स्ट्रक्चर्स कहाँ से निकल के आती हैं, जितनी आप स्ट्रक्चर पढ़ाते हो वो ये सॉलिड स्टेट की ही तो स्ट्रक्चर होती है। टेट्राहेड्रल वॉइड बोल लो, ऑक्टाहेड्रल बोल लो, जो भी हो पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। बोलो समझ में आया टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होती है बेटा। यस सर। Yes, किसी sir. को कोई कंफ्यूजन हो तो अभी पूछ लो, नहीं तो डायग्राम बना लो अच्छा अच्छा साफ साफ एकदम, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड बनाओ और ऑक्टाहेड्रल, सॉरी ट्रायंगुलर वॉइड बनाओ जल्दी से। हो गया इतना, यस सर। Yes, यस sir. सर। हो गया, ठीक है। अब आप हेडिंग डालो ऑक्टाहेड्रल एक मिनट रुक जाओ। हाँ ठीक है। पढ़ाई लिखाई सही हो रही है आपकी, क्यों बेटा, पढ़ाई सही कैसे सही चल रही है आपकी। यस सर। आप सर अभी वाले स्टार्ट नहीं हुई है हाँ सर, 24 मार्च से होगी स्टार्ट, मतलब 24 अप्रैल से 24 अप्रैल से क्या स्टार्ट, स्कूल। अच्छा स्कूल स्टार्ट हो रहा है। यस सर। सर। हाँ तो सही है, जब स्कूल स्टार्ट हो उससे पहले पहले अपना कंप्लीट करके रख दो, तो आपका एकेडमिक भी काम आ जाएगा और कॉम्पिटेटिव तो काम आ ही जाएगा, ठीक है। यस सर। ध्यान रखना बेटा, देखो आपको कहीं भी बुक वगैरह से पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको जितने भी टीचर इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, हम लोग आपको बहुत अच्छे नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, बहुत शॉर्ट में और अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, मतलब आपको कुछ भी चीज कम नहीं दी जा रही है और ना ही कुछ भी आपको एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, तो आपको कहीं से भी नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट लेकिन आपको ये जरूर करना है कि आपको जितना हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं उतने नोट्स आप जरूर बनाइए। अगर आप वो नोट्स भी नहीं बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए नोट्स बहुत अच्छे अच्छे फेयर एकदम बनाना, और कहीं पे कोई डाउट हो तो पूछना, ठीक है। चलो अब आप हेडिंग डालो ऑक्टाहेड्रल वॉइड। थर्ड हेडिंग इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन कब होता है, किसी को पता है। देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन तब होता है जब 6 एटम हो, 6 एटम के बीच में जो स्पेस होता है, मतलब 3 एटम नीचे रखो, 3 एटम उनके ऊपर रख दो, ठीक है। मतलब 3 बॉल नीचे रखी, 3 बॉल उनके ऊपर रख दे, तो 6 एटम को रखने के बाद उनके बीच में जो स्पेस बनता है उसी को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसका मतलब अगर हम आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाएं तो कैसा बनेगा, देखो मान लो एक एटम हमने क्या करा, ऐसा बना दिया, ठीक है, दूसरा एटम हमने ऐसा बना दिया, ठीक है, और थर्ड एटम मैंने बनाया इस टाइप का, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं कि मान लो कुछ तो मानो, एक एटम मान लो हम लोग यहाँ पे ऐसे रख रहे हैं, ठीक है, दूसरा एटम मान लो हम लोग यहाँ पे ऐसे रख रहे हैं, और तीसरा एटम मान लो हम लोग यहाँ पे ऐसे रख रहे हैं। हमने छोटे बड़े इसलिए बनाए सो दैट आपको अच्छे से दिख जाए, चलो लेकिन बराबर के बना लेते हैं। चलो आपको क्या करना है, 2 एटम यहाँ पे रखने हैं बड़े बड़े, ठीक है, और एक एटम आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है।
अब जो वॉइड आपको दिखेगी उसी वॉइड को हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अरे भाई हट जा, इसी वॉइड को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड मतलब समझे? मतलब ये कि आप क्या करो, जिस बॉल से हम लोग खेलते हैं ना, क्रिकेट खेलते हैं जिस बॉल से, कॉस्को की, रबर की, कोई भी, या प्लास्टिक की भी ले लो, है ना, तो आप क्या करो, उन 3 बॉल को पहले जमीन पर रखो, उन 3 बॉल के ऊपर 3 बॉल आप और रख दो। उस केस में उन 6 बॉलों के बीच में जो स्पेस होगा, उस स्पेस को हम लोग बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, समझ में आया? बेटा एक सेकंड रुकना। बना लिया बेटा इतना? यस सर। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे लिखो, लिखो इफ n इज द नंबर ऑफ, नीरज कह रहा बढ़िया भाई, आप बताओ क्या क्या पूछ रहे हो? नीरज क्या पूछ रहे हो? चलो खैर, तो लिखो इफ n इज द नंबर ऑफ एटम, इफ n इज द नंबर ऑफ एटम इन CCP या फिर HCP। ठीक है, CCP का मतलब क्या होता है? क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और HCP का मतलब क्या होता है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो उस केस में जो आपके पास नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगी, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेटेड, वो होंगी n, और जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड होंगी जनरेटेड, वो हो जाएंगी इज इक्वल टू 2n। बस आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना, और कुछ भी इस मतलब वॉइड में, और आपको कुछ याद नहीं करना है। एकेडमिक के लिए आप पढ़ सकते हो, बट आपको एक्चुअल में जो है बस इतना याद रखना है कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती हैं वो होती हैं n, तो टेट्राहेड्रल कितनी हो जाती है? 2n हो जाती है। ठीक है, बस बात कर रहा हूँ, इतना याद कर लो, कुछ नहीं याद करना। बाकी आपके क्वेश्चन अभी लगवाते हैं, फटाफट चैप्टर फिनिश होते हैं। इतना नोट करो बेटा, हो गया सबका? Yes, सर sir. 1 मिनट। हाँ नोट कर लो। yes, sir, एक ठीक ठीक ठीक, हो गया? यस सर। ठीक है, अब आप क्या करो, अब हेडिंग आप डालो, अब हेडिंग डालिए, लिखो रिलेशन बिटवीन, लिखो रिलेशन बिटवीन ए डी एंड आर, रिलेशन बिटवीन ए डी एंड आर। किसी को पता बेटा ए क्या होता है, डी क्या होता है, आर क्या होता है? किसी को मालूम है? बताओ। देखो, जैसे मान लो हम एक सिंपल क्यूब बना लेते हैं। ठीक है, मान लो हम क्या करते हैं, एक सिंपल क्यूब बना लेते हैं। ठीक है, ये हम क्या करा, एक सिंपल क्यूब बना लिया। ठीक है, देखो बताओ, एक एटम यहाँ पे ऐसे रखा होगा, एक एटम यहाँ पे ऐसे रखा होगा। हम थोड़ा एटम को जूम करके आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो दो एटम के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दो एटम के बीच की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, उसे बोलते हैं डी। ठीक है, दो एटम के बीच की डिस्टेंस को, अगर आप ऐसा नहीं समझ पा रहे हो तो और अच्छे से देखो। हम क्या करते हैं, पहले एटम बना लेते हैं। ठीक है, एक मान लो एटम हमने ये बना दिया। ठीक है, और एक एटम हमने यहाँ पे ये बना दिया। ठीक है, और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इसका न्यूक्लियस हो गया ये। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, एक एटम बना रहे हैं, एक मतलब यूनिट से बना। ठीक है, ठीक है, तो देखो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होती है बेटा, इसे बोलते हैं नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, और इसे हम लोग डी बोलते हैं। ठीक है, और अगर रेडियस निकालोगे तो कितना हो जाएगा, d/2। बताओ होगा कि नहीं होगा?
रेडियस कहां से कहां तक होगी? रेडियस तो यहां से लेके यहां तक ही होगी किसी एटम की, बोलो होगी कि नहीं होगी? अरे सर बोलना। फिर से बता दो एक बार। देखो फिर से सुन लो एक बार। देखो हम आपसे क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं दो एटम के बीच की डिस्टेंस। अच्छा एक बार बताओ, अभी हम लोगों ने यूनिट सेल पढ़ा था कहाँ? यूनिट सेल पढ़ा था। यस सर। तो उस यस सर। यूनिट सेल में क्या हो रहा था? उस यूनिट सेल में कॉर्नर पे 8 एटम रखे थे कि नहीं रखे थे बताओ? यस यस सर। सर। ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं कि उन्हीं एटम को देखो, वो तो डायग्राम ऐसे बना दिया था, एक्चुअल में वैसा थोड़ा ना डायग्राम होगा। एक्चुअल में तो ये एटम एक दूसरे को, क्योंकि सॉलिड के एटम इतनी दूर दूर थोड़ा ना होता कि एक एटम यहाँ एक एटम यहाँ, इतनी दूर थोड़ा ना होता है। सॉलिड के एटम तो एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। तो टच करने का मतलब एटम यहाँ पे जो रखा होगा इसका न्यूक्लियस ये वाला, ये बड़ा होगा, फिर ऐसे यहाँ पे रखा होगा इसका न्यूक्लियस बड़ा होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि दो एटम के बीच की डिस्टेंस जो होती है, दो एटम के बीच की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं डी। इसे हम लोग बोलते हैं नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। ठीक है, दो एटम के बीच की डिस्टेंस को बोला जाता है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का अगर आप आधा कर दो तो उसी को बोलते हैं रेडियस। मतलब रेडियस देखो यहां से लेके यहां तक की ही तो रेडियस होगी, होगी कि नहीं होगी? तो ये भी क्या, ये भी आर है। तो या तो आप डी को क्या लिख सकते हो, डी को या तो आप 2r लिख सकते हो, या फिर आप r इक्वल टू क्या लिख सकते हो, d/2। बताओ आप समझ में आया? अगर अब भी नहीं आया तो Yes, फिर sir. डायग्राम, एक बार डायग्राम बना लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं आया तो आप क्या करो, डायग्राम बना लो। ठीक है, ठीक, देखो हम आपको डायग्राम समझा देते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि इन सब पे क्या होता है, एटम रखे होते हैं। ठीक है, आपको पता है इन सब पे कॉर्नर पे क्या होते हैं, एटम रखे होते हैं। मान लो एक एटम यहाँ पे रखा हुआ है, एक एटम यहाँ पे रखा हुआ है। अब आप बताओ एटम के बीच में क्या इतनी डिस्टेंस होती है? इसीलिए हम एटम को बड़ा बना के दिखा रहे थे आपको कि आप एक ही बार में बात समझ जाओ। ठीक है, तो अगर इसे हम सही से बनाए तो ये एटम इतनी पास पास थोड़े ना होंगे। एटम कुछ ऐसा होगा कि मान लो यहाँ पे एक एटम रखा हुआ है बड़ा सा। ठीक है, ठीक, एक एटम यहाँ पे रखा हुआ है, पीछे वाले कॉर्नर का बता रहा है। ठीक है, पीछे वाला जो आप देख रहे हो, इसे आप थोड़ा सा बड़ा ही कर लो। मान लो एक एटम यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक, बना लो इसे ठीक से। और एक एटम मान लो आपका यहाँ पे रखा हुआ है, इसे भी क्या करो आप ऐसे बना लो। ठीक, आपने छोटे छोटे एटम बनाए थे, वो तो बेटा आपको सिर्फ दिखाने के लिए था। एक्चुअल में सोच के देखो ना, सॉलिड के एटम क्या इतनी दूर दूर होंगे? नहीं होंगे ना। और फिर भी अगर आपको नहीं बनाना है तो आप एक काम करो, हटाओ इसे सब, हटाओ। ठीक है, आप सीधे सीधे ड्रॉ ही कर लो, जैसे आपने पढ़ा था वैसे ही ड्रॉ कर लो। देखो यहाँ पे छोटे छोटे एटम बना दो, एक एटम यहाँ पे हो गया, एक एटम यहाँ पे हो गया, ठीक है, यहाँ पे हो गया, ये हो गया, ये वाले हो गए, ये वाले हो गए, और दो नीचे हो गए। ठीक है, यहाँ पे अब मेरी बात सुनो, हम आपसे ये बोल रहे हैं कि इस वाले एटम से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, और उसे डिनोट करते हैं डी से। और वो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस बेटा 2r के इक्वल होती है। कैसे? इसे जरा डायग्राम को जूम करो। ठीक है, देखो फिर से देखो इस डायग्राम को। हम क्या कर रहे हैं, एक आपके पास एटम ये है और एक एटम आपके पास ये है। ठीक है, और इसके न्यूक्लियस से लेके इसके न्यूक्लियस को हम जब मिला रहे हैं एक्चुअल में, ठीक है, यहां से लेके आप जब इसे मिलाओगे, इसी चीज को हम डी बोल रहे हैं। यहां से लेके यहां तक आप जो मिला रहे हो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डी। ठीक है, अच्छा एक बार बताओ, यहां से लेके यहां तक तो इसकी रेडियस है, होगी कि नहीं होगी? और यहां से लेके यहां तक इसकी रेडियस होगी। यानी कि जो आपका डी है वो किसके इक्वल निकल के आ गया, 2r के। और r इक्वल टू कितना निकल के आ गया, d/2। किसके लिए? सिंपल क्यूबिक के लिए। आया कि नहीं आया बताओ? Yes, sir. ठीक है, यस तो सर। बस यही आपको समझाना चाह रहा था कि नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होता क्या है। तो वैसे तो इसके प्रॉपर वो डेरिवेशन वगैरह हम लोग करने नहीं, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। ठीक है, जहां से हम लोगों को क्वेश्चन लगाना है। तो आप देखो सिंपल क्यूबिक के लिए क्या होता है, सिंपल क्यूबिक के लिए क्या होता है बेटा बता दो। अभी हम लोगों ने निकाला डी इक्वल टू कितना होता है। देखो इसी को क्यूब का आप, इसी क्यूब को आप देखो, ये जो क्यूब है, क्यूब की लेंथ को हम लोग ए मान लें अगर, तो डी किसके इक्वल है बेटा? देखो डी किसके इक्वल है, ए के, है कि नहीं है? अगर आप इस एटम से लेके इस एटम का क्यूब का साइड ए मान लो, तो उस क्यूब के साइड के ए के इक्वल ही तो डी है आपका। यानी कि डी जो है वो किसके इक्वल है, ए के। या फिर अगर आप बता दो, आप बता दो यहाँ पे जो आपका डी है वो किसके इक्वल है, 2r के। तो r इक्वल टू कितना निकल के आ गया, d/2। अगर हम लोग d को a बोल रहे हैं तो r इक्वल टू क्या क्या निकल के आ गया, a/2।
तो चाहे आप d/2 लिखो चाहे आप a/2 लिखो, दोनों फॉर्मूला सेम ही है, ठीक है। मतलब कि क्यूब का जो साइड है उसे a बोल दिया हमने, और क्यूब के साइड जितनी क्यूब का साइड है उतना ही तो d है, क्योंकि इस एटम से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को d भी तो बोलते हैं। तो बस आपको ये फॉर्मूले लिखने हैं, बस सिंपल सिंपल, ठीक है। तो आपने इसके लिए लिख लिया, आप लिखो FCC के लिए क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है। FCC के लिए लिखो, FCC का मतलब फेस सेंटर क्यूबिक, ठीक है। FCC के लिए फॉर्मूला होता है a/√2, d इक्वल टू क्या होता है a/√2, ठीक है। तो अगर d ये है तो r कितना हो जाएगा, r हो जाएगा a/2√2। बस आपको ये याद करना, कुछ भी इनका डेरिवेशन वगैरह आपके सिलेबस में है नहीं, तो हम लोग करेंगे भी नहीं, ठीक है। सिर्फ आपको ये 3 फॉर्मूले याद करने हैं छोटे छोटे से, ठीक, वो आप याद कर लो। हाँ नीरज क्या कह रहे हो, बताओ बेटा। सर डी और ए में डिफरेंस समझ नहीं आया। डी और ए एक ही चीजें बताते हैं, रुक जाओ, पहले आप ये फॉर्मूला लिख लो। अब देखो ये इस वाले एटम से लेके, देखो अगला पहले दूसरा को, तो इस एटम से न्यूक्लियस से लेके इस वाले एटम के न्यूक्लियस तक की डिस्टेंस को हम डी बोल रहे हैं, और इसी को बेटा हम क्यूब का साइड बोल रहे हैं, ठीक है। क्यूब का साइड क्या होता है, ए ही तो होता है। मैथ में पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा, क्यूब के हम लोग साइड को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, क्यूब का वॉल्यूम बताओ कोई। ए क्यूब। ए क्यूब होता है, तो क्यूब की साइड को ए बोल रहे हैं, तो जब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को डी बोल रहे हैं और यहां से लेके यहां तक की साइड को ए बोल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है डी जो है वो ए के इक्वल है कि नहीं है। तो अरे कहने का मतलब ये है कि चाहे आप डी के टर्म में लिखो चाहे आप ए के टर्म में लिखो, आप याद कर लो, बस बात खत्म। चाहे आप डी के टर्म में याद कर लो चाहे आप ए के टर्म में याद कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। बस आपको ये 3 फॉर्मूले बस याद करने और कुछ भी नहीं करना है, ठीक। इतना कर लो, बहुत साफ साफ बढ़िया बढ़िया नोट कर लो सब लोग। और ये फॉर्मूले आपको याद करने 100%। आप सोचो इन फॉर्मूले से आप बच जाओगे तो आपके क्वेश्चन नहीं लगेंगे, इसलिए आप ये वाला जो पेज है इसे आप 100% लिख के याद कर लो एकदम, क्या आपको ये याद ही करना है, ठीक है। हम लोगों की अगर नेक्स्ट क्लास कल तो नहीं है शायद, हम लोगों की जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बेटा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। बहुत थोड़ा सा चैप्टर बचा है, छोटा सा चैप्टर, बढ़िया चैप्टर था, ठीक है। हो गया। Yes, sir. Yes, sir. नीरज आपका हो गया, देख लो बेटा, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो नोट कर लो जल्दी से। सर एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, आराम से नोट कर लो, डायग्राम भी बना लेना बेटा साइड में, अपने समझने के लिए आप लोग डायग्राम भी बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपने समझने के लिए साइड में हमने जो 2 डायग्राम बनाए उन्हें आप बना लो, ठीक। आपको डी और आर, आपको एक्चुअल में आर पता होना चाहिए, डी की तो जरूरत भी नहीं है, ठीक है। आप आर याद कर लो तीनों के लिए। सिंपल क्यूबिक के लिए आर हो जाएगा a/2, FCC के लिए आर हो जाएगा a/2√2, और BCC के लिए आर हो जाएगा √3/4a, ठीक है। यस सर। हो गया ना। यस सर। अब बस 3 डेरिवेशन हम लोग करने हैं, ठीक है। इन 3 डेरिवेशन को जैसे आप करोगे उसके बाद सिर्फ इस चैप्टर में डिफेक्ट्स बचेंगे, उन डिफेक्ट्स को पढ़ के बस आपका चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो आप हेडिंग डालो पैकिंग। पिछली स्लाइड निकालो, क्या पिछली स्लाइड कर लो ना। तो आप लोगों क्या गर्मी पड़ रही है कि नहीं, ये सर स्टार्टिंग हो रही है। कैसी मॉडरेट हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। सर 35 तक पहुंच गए। अरे 35 तो बहुत कम हुई, हमारे यहाँ तो दिल्ली में तो भाई सुबह जितना आप अभी टेम्परेचर बताओ इतना तो सुबह था 7 साढ़े 7 के आसपास। आप लोग 35 तो दिन में जाता होगा ना, या पूरे टाइम इतना ही रहता है। सर दिन में मैक्सिमम। दिन मैक्सिमम 35, सोचो दिन में, यहाँ मैक्सिमम 40 जा रहा है, वो भी अभी तो गर्मी प्रॉपर स्टार्ट नहीं हुई है। अभी जब मई और जून प्रॉपर तरीके से आ जाएगा तो सोचो यार कितना टेम्परेचर जाएगा। खैर तो खैर अभी पढ़ते हैं, ठीक है। अब आप हेडिंग डालो पैकिंग एफिशिएंसी, यहां से आपका 3 डेरिवेशन है, उनके बाद डिफेक्ट्स है, बस चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। हेडिंग डालो आप पैकिंग एफिशिएंसी। सर आप तो यूपी से नहीं हो। बेटा क्या करो, सर आप तो यूपी से नहीं हो। नहीं हम यूपी से ही है, लेकिन हम रह दिल्ली में रहे हैं। अच्छा ओके सर। हाँ आप हेडिंग डालो पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। देखो पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, तो आप लिखो परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस, लिखो परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस filled by the particle, percentage of total space filled by the particles,
देखो आपको पता है, अभी आपने वॉइड पढ़ा, वॉइड का मतलब क्या होता है कि एटम्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं। इतना क्लियर है कि नहीं है? अब उन एटम में अगर मान लो कोई छोटे छोटे पार्टिकल जाके बैठ जाएं तो वो क्या करेंगे, उस स्पेस को घेर लेंगे। तो कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल, मतलब उन सॉलिड के एटम के बीच में जो स्पेस है, उन स्पेस को पार्टिकल जब घेर रहा है तो कितना घेर रहा है, कितने स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है, उसी चीज को बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। तो इसके हम लोगों को 3 डेरिवेशन एक्चुअल में करने हैं। तो फर्स्ट अपना जो डेरिवेशन है वो है सिंपल क्यूबिक सेल के लिए, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेशन किसके लिए, फॉर सिंपल क्यूबिक, फॉर सिंपल क्यूबिक सेल, ठीक है। सिंपल क्यूबिक के लिए हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग एफसीसी, फिर बीसीसी, बस 3 डेरिवेशन आपको करना है। देन उसके बाद इफेक्ट्स, डिफेक्ट्स पढ़ने हैं, सॉलिड के अंदर कुछ डिफेक्ट्स हो जाते हैं, बस आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो पैकिंग एफिशिएंसी। अच्छा एक बात बताओ, हम लोगों की कल ही तो थी, हाँ कल ध्यान है आपको, मैंने आपको कुछ वो बताया था कि क्या कहते हैं, नंबर ऑफ एटम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान है? नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, ध्यान है? 8 इंटू 1/8 करा था, फिर 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2 करा था, ध्यान है? Yes, Yes, sir. sir. है ना? तो आपको पता है ना सिंपल क्यूबिक के लिए n कितना होता है, और बीसीसी के लिए n कितना होता है, एफसीसी के लिए n कितना होता है, तीनों के लिए निकाले थे कि नहीं निकाले, बताओ। Yes, sir. तो नोट्स में देख के बताओ बेटा कि सिंपल क्यूबिक के लिए n की वैल्यू कितनी होती है। Sir, 1. 1. 1 होती है, ठीक है। सिंपल क्यूबिक के लिए n की वैल्यू जो होती है, मानसी बता रही है और नीरज बता रहा है 1 होती है, ठीक है। देखो तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, n इनटू वॉल्यूम ऑफ एन एटम, n इनटू वॉल्यूम ऑफ एन एटम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, अपॉन में फॉर्मूला क्या होता है, क्या करो बेटा, अरे Sir, गलती से हुआ है माइक ऑन. कापियां रख ली हैं खुशबू में। अरे भैया 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 क्या हो गया, चलो देखो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है n इनटू वॉल्यूम ऑफ एन एटम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। अब मुझे बताओ एटम बेटा दिखने में कैसा है, एटम दिखने में कैसा होता है, Spherical. स्फेरिकल, स्फेरिकल, ठीक है। अच्छा और n की वैल्यू पैकिंग, इसके सिंपल क्यूबिक के लिए n की वैल्यू, ये जो n है इसकी वैल्यू सिंपल क्यूबिक के लिए कितनी होती है, 1. अच्छा ऐसा करो आप लिख ही लो, ठीक है, आप लिख ही लो कि लिखो फॉर सिंपल क्यूबिक, फॉर सिंपल क्यूबिक n आपका कितना होता है 1, और बेटा a का फॉर्मूला कितना होता है, a किसके इक्वल होता है 2r के, या फिर हम लिख दें सीधे सीधे r कितना होता है a/2 ही तो होता है r। देखो पीछे अभी लिखवाया, बिल्कुल लिखवाया कि नहीं लिखवाया। Yes, sir. Yes, sir. अब हमें क्या करना है, बस पैकिंग एफिशिएंसी को p.e लिख दे, कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। No, sir. अब देखो n की वैल्यू 1 पुट कर दो इनटू में, अब बताओ वॉल्यूम ऑफ एन एटम, एटम बेटा देखो एटम जो आपका होता है, एटम स्फेरिकल इन नेचर होता है कि नहीं होता है, आपका जो एटम है वो कैसा होता है, स्फेयर, और स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा 4/3 पाई Pi आर, R square. होता है कि नहीं होता है, Yes, ठीक sir. है। Yes, sir. तो हम वॉल्यूम ऑफ एन एटम क्या लिख रहे हैं, 4/3 इंटू में पाई इंटू में आर इंटू में क्यू, ठीक है। अपॉन में आज थोड़ी बहुत तो मैथ आती है आपको, क्योंकि जेई के बच्चे तो मैथ और अच्छी होगी। यूनिट सेल का वॉल्यूम बेटा क्या होगा, देखो यूनिट सेल हम लोग किसे बोल रहे थे, सिंपल क्यूब को, एक क्यूब को ही तो हम लोग यूनिट सेल बोल रहे थे कि नहीं। यस सर। हम लोग क्या कर रहे थे, यूनिट सेल हमने जहां पे क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल लिखा है वहां पे पढ़ो, यूनिट सेल को हम लोग क्या बोल रहे थे, यूनिट सेल को हम क्यूब को हम लोग यूनिट सेल बोल रहे थे, और क्यूब का बेटा हम लोगों ने जो साइड कितनी मान रखी है a, तो क्यूब का जो वॉल्यूम होगा, यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, a क्यूब होगा कि नहीं होगा बताओ। सर तो अगर हम अपॉन में a क्यूब रख दें तो किसी को कोई दिक्कत, No, कोई sir. दिक्कत नहीं होगी। तो अगर यहाँ पे देखो सॉल्व करोगे आप, कितना आ जाएगा 4/3 इंटू में पाई लिख दो, इंटू में r कितना है आपका a/2 का होल क्यूब, तो हम इसे यहाँ पे लिख दें a/2 का होल क्यूब, और अपॉन में कितना अपने पास, अपॉन में आपका है a क्यूब। जल्दी से सब लोग बेटा सॉल्व करो, मुझे बताओ कितना आंसर आ रहा है, पैकिंग एफिशिएंसी जो आपकी है वो कितनी आ रही है, जल्दी बताओ सब लोग, जल्दी से आप कैलकुलेट करो, ठीक है। काटो पीटो जो कट पिट जाए और बताओ कितना आ रहा है। सर ओनली पाई की वैल्यू रखनी है ना। क्या 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 कह रहा हूँ, हाँ पाई की वैल्यू रखनी है बेटा, और क्या 22.7 या फिर 3.14 जो आपकी मर्जी चाहे रख लो। बताइए कितना आंसर आ रहा है।
देखो इसे हम इधर सॉल्व कर दें क्या? अगर यहाँ के बाद अगर हम लोग यहाँ से देखो, आप देखो इसके बाद आप यहाँ से देखना, ठीक है। अगर हम लिखें तो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू, अपने पास कितना आ गया था 4/3 इंटू में पाई की वैल्यू अगर 22/7 रख दें तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। जो मर्जी रख लो 22/7 इंटू में क्या चल रहा था अपने पास a क्यूब, और अपॉन में कितना चल रहा था 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब करो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 8, ठीक है। और अपॉन में क्या चल रहा था अपने पास a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, 4 2 जा 8 हो गया, 2 11 जा हो गया, ठीक है। इसे सॉल्व कर लो, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.52, ठीक है। अगर किसी का 0.52 आंसर आ रहा है तो सही होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये आपने क्या निकाला, ये आपने पैकिंग एफिशिएंसी निकाली, ठीक है, सॉरी पैकिंग फ्रैक्शन निकाला है मैंने, पी, हाँ पैकिंग एफिशिएंसी पैकिंग फ्रैक्शन एक ही बात है, ठीक है। अगर आपसे पैकिंग एफिशिएंसी बोला जाएगा तो आप यहीं पे अपना आंसर रोक दोगे, बट अगर आपसे बोला जाए पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज या फिर पैकिंग फ्रैक्शन का परसेंटेज बताओ, तो जितना आंसर आया उसे आप क्या करोगे 100 से कर दोगे, क्या करोगे बताओ, डिवाइड। तो आपका आ जाएगा 52%, ठीक है। अगर आपसे पैकिंग एफिशिएंसी की परसेंटेज पूछता है तो 52%, अगर आपसे सिर्फ पैकिंग एफिशिएंसी पूछेगा तो 0.52% इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने कैलकुलेशन नहीं की कृपया करके आप लोग कर लो कैलकुलेशन, सो दैट आपको समझ में आ जाए कि चल क्या रहा है, ठीक है। जितना कट पिट जाए उतना कट काट पीट दो, जितना बचे उसे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके दे दो, ठीक है। नीरज क्या है 11/21 आ रहा है, हाँ तो इसे सॉल्व करिए बेटा, देखो कितना आ रहा है पूरा उसमें लॉ पॉइंट में आंसर, जब आप पूरा कैलकुलेट करोगे तो 0.52 ही आएगा, ठीक है। हो गया बेटा, यस सर। यस सर। सबको समझ में आ गया सिंपल क्यूबिक के लिए डेरिवेशन पैकिंग एफिशिएंसी का? यस सर। यस चलो सर। ठीक है, हाँ ठीक है, बहुत अच्छे से नोट कर लो। अब आप क्या करो, हेडिंग डालो सेकंड वाली बीसीसी, ठीक है। बीसीसी का मतलब क्या नाम हुआ बीसीसी का, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको जो ए और आर का रिलेशन लिखवाया उसे आप लिखो, वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो अपना, ठीक है। सेकंड हेडिंग पड़ जाएगी बीसीसी, पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे किसके लिए, बीसीसी के लिए, या ऐसे आप लिख ही लो यहाँ पे, यहाँ पे आप हेडिंग डाल दो पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी हम लोग निकाल रहे थे, किसकी निकालेंगे अब हम लोग, पहले नंबर में हम लोग सिंपल क्यूबिक की निकाली, अब दूसरे नंबर में निकालेंगे बीसीसी के, यहाँ पे लिख के दे रहे, ठीक है। और बीसीसी बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, बीसीसी, ठीक है। अच्छा फिर से बताओ बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा, अगर हम लिखें पैकिंग एफिशिएंसी तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ फिर से, n इंटू वॉल्यूम ऑफ एन एटम, वॉल्यूम ऑफ एन एटम अपॉन में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ, बोलो अपॉन में क्या लिखे हैं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। जल्दी से सब लोग बेटा देख के बता दो जल्दी से, n जो है वो बीसीसी के लिए n कितना होता है बेटा, n होता है 2, बिल्कुल सही, ठीक है। लिखो यहाँ पे लिख ही लो, आप लिखो फॉर बीसीसी, बीसीसी के लिए हम आपको कल ही निकलवा चुके नंबर ऑफ एटम, ठीक है। फॉर बीसीसी n आपका होता है कितना 2, ठीक है। और अगर n 2 होता है तो r का रेडियस, अभी हमने r का रिलेशन निकलवाया, r बताओ कितना होता है बेटा, a/2। r a/2, बीसीसी के लिए देख के बताओ बेटा, बीसीसी के लिए r कितना होता है, बीसीसी के लिए r अभी देखो ना, पीछे पन्ना पलटो, जब रिलेशन लिखवाया है, रिलेशन बिटवीन कितना होता है, अरे इधर देखो, ये देखो बीसीसी के लिए r की वैल्यू कितनी है, √3/4a है कि नहीं है, √3/4a, ये देखो ये वाली वैल्यू, ये देखो इसे देखो इसे, ठीक है। r इक्वल टू कितना, √3/4a, तो यहाँ पे लिख लो √3/4a, कुछ नहीं करना है, इसी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो और आंसर निकालो। कैलकुलेशन मैथ के बच्चों फटाफट निकाल के दिखा दो, n रख दो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ एन एटम कितना होता है, πr², 4/3 πr³ सॉरी 4/3 πr³, अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, अपॉन में आ जाएगा a³। क्या करना है हम लोगों को, हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें
8/3 कर लेना है यहाँ पे, ठीक है, इंटू यहाँ पे पाई की वैल्यू दोगे 22/7 रख दोगे। आर कितना है बेटा, आर है आपका √3/4 इंटू ए, ठीक है, इस पूरे का क्या है, इस पूरे का क्यूब है, ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है, ए क्यूब चल रहा है। इसे सॉल्व करिए और बताइए पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, जल्दी से करो बेटा सॉल्व और बताओ कितना आ रहा है। और मुझे कोई भी ना ऐसा दिस डिवाइडेड बाय दिस ऐसा आंसर मत देना बेटा, पूरा कैलकुलेट करो, आपके पास टाइम है, आप उसे डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, पूरा फ्रैक्शन में आंसर निकाल के बताओ कितना आ रहा है डेसिमल में या होल नंबर में, जिसमें भी आपका आंसर आ रहा है। काटो पीटो बताओ कितना आ रहा है। किसी का आया आंसर बेटा? चलो मेरे पास टाइम ज्यादा है नहीं, अगर आपका नहीं आया तो आप इसकी मल्टीप्लाई घर पे बैठ के करना रफ पे, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 0.68, ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी आएगी कितनी, 0.68। और अगर आपसे पूछा जाए पैकिंग एफिशिएंसी का परसेंटेज तो आएगा आपके पास 68%। तो जिन बच्चों का 68% आंसर आ रहा है उनका सही है, ठीक है। हाँ मानसी बिल्कुल सही है आपका, ठीक है, 68%, मानसी का आंसर पहले ही आ गया था, ठीक है, मैंने उसे पढ़ा बाद में। तो इसे आप कैलकुलेट करो तो आपका आंसर 0.68 आएगा पैकिंग एफिशिएंसी, और 68% आएगा क्या, पैकिंग फ्रैक्शन का जो परसेंटेज होता है, ठीक है। तो पैकिंग एफिशिएंसी बोले या पैकिंग फ्रैक्शन बोले एक ही बात है, ठीक है। हो गया सबका इतना बेटा? मल्टीप्लाई वगैरह रफ में करना आप लोग, ठीक है। चलो एक डेरिवेशन और बचा, उसे कर लो, अपने पास अभी टाइम है, जल्दी से, ठीक है, बोले। चलो तो आप क्या करो, नए पेज पे आ जाओ, पेज खत्म हो गया क्या, ठीक है, इस पेज पे आ जाओ। फिर से हम लोग क्या पढ़ना है, फिर से यहाँ पे एक बार हेडिंग डाल देते हैं ताकि आपको स्लाइड ढूंढने में आसानी रहे। पैकिंग एफिशिएंसी हम लोग पढ़ रहे हैं, पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। और पैकिंग एफिशिएंसी के लिए अब हम लोग जो है थर्ड हेडिंग हमारी जो पढ़ेगी, क्या पढ़ेगी, फॉर एफसीसी, एफसीसी, ठीक है। चलो फिर से क्या करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिख लेंगे। बताओ बेटा पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है। देखो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एन इंटू क्या, बताओ, एन इंटू Volume of atom over volume of unit cell. वॉल्यूम ऑफ एन एटम। देखो बच्चों को याद भी हो गया, ठीक है, कुछ बच्चे बोल ही नहीं रहे, उन्हें लगता है ऐसे याद हो जाएगा। एन इंटू वॉल्यूम ऑफ एन एटम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो यहाँ पे एक बार फिर से लिख देते हैं वही बात पुरानी कि फॉर एफसीसी, एफसीसी बेटा बता दो, बिना देखे बताना, एन कितना होता है एफसीसी के लिए, एफसीसी के एन कितना होता है, A एन कितना होता है, 4 अरे एन पूछ रहा है, a/2 क्या बता रहा है, एन बता, एन कितना होता है, so हाँ 4 ठीक है, एन इज 4, 4, ठीक है बिल्कुल सही। एफसीसी के लिए एन कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। और बताओ रेडियस जो है वो कितनी होती है, देख लो पीछे, अभी लिखवाइए। देखो एफसीसी के लिए रेडियस कितनी होती है, a/2√2, क्या होता है, a बाई क्या लिखते हैं, 2√2। कुछ नहीं करना, इन दोनों वैल्यूज को उठा के इसमें पुट कर दो, आपका डेरिवेशन आ जाएगा। क्या लिखोगे, लिखोगे पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू, तो 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ एन एटम, क्या लिखेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब, अपॉन में हम लोग क्या लिखेंगे, अपॉन में लिखेंगे हम लोग ए क्यूब, ठीक है। इसे आप सॉल्व करो, देखो तो आपका हो जाएगा 4 इंटू में 4/3 इंटू में 22/7 और इंटू में पाई हो गया आर कितना है अपने पास, a/2√2, तो सीधे लिख दो a/2√2 का क्यूब, मतलब आप इस वैल्यू को 3 बार लिख सकते हो, ठीक है। इसे आप लिख सकते हो a/2√2 इंटू a/2√2 इंटू a/2√2, जैसे आपको सॉल्व करना आसान लगता है वैसे आप करो, ठीक है। और अपॉन में a क्यूब चल रहा है, ठीक है। आप इसे कैलकुलेट करो, बताओ थोड़ा सा टाइम है, आप बताइए कैलकुलेट करके कितना आएगा। पैकिंग एफिशिएंसी बताओ बेटा कितने आ रही है निकल के, पैकिंग एफिशिएंसी बताओ, और देन उसके बाद आप बताओ पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज जो है वो कितनी आ रही है, ठीक है। 2 फॉर्मूले बनेंगे, एक बनेगा पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज का और एक बनेगा पैकिंग एफिशिएंसी का, ठीक है। जल्दी बताइए जल्दी से।
वैल्यूज पुट करो, कैलकुलेशन करो। जिन बच्चों को कैलकुलेशन आती है बहुत अच्छी बात, जिन्हें नहीं आती है अपने मैथ वाले सर को टर्न करो, उनसे पूछो कि सर कैसे होती है कैलकुलेशन। और आप 12th में आ गए तो आपको कैलकुलेशन तो पूछने का टाइम बचा भी नहीं है, सही देखा जाए तो। आप अभी तक आपको कैलकुलेशन तो आनी चाहिए थी बहुत अच्छे से, ठीक है। कितना निकला बेटा, किसी का निकला आंसर? अगर किसी का हो गया तो बता दो। हुआ किसी का बेटा? अरे बोलो चंगू मंगू। सर 2 मिनट, 1 मिनट रुको, 1 मिनट। ठीक है, रुके, आराम से करो। जितना कट पिट जाए उतना काट पिट दो, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करके फाइनल आंसर बताओ कितना आंसर आ चुका किसी बच्चे का। अविनाश 16.7 गलत आंसर आ रहा है बेटा अविनाश आपका, ये आंसर नहीं होगा। इसका जो आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 0.74, ठीक है, या फिर आपका आएगा 74%, ठीक है। मानसी का देखो आ चुका था, इस बार भी मानसी ने मेरे लिखने से पहले आंसर कर दिया 0.74, सही है आंसर बेटा मानसी आपका, ठीक है। देखो अब जो कुछ ही बच्चे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक, कुछ बच्चे सोच रहे हैं चलो रखा रहने दो बाद में कर लेंगे, तो तुम बेटा रखा ही रहने दो, फिर तुम्हें बस की नहीं है, ठीक है। ऐसे ही बस खाली आ जाया करो, बैठे रहा करो, ना कुछ पूछते हो ना कुछ बोलते हो। 2 ही बच्चे हैं, एक नीरज मानसी, 1-2 बच्चे और हैं, ठीक है। ये अपना पूछते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तुम लोग खाली बस आके बस बैठ जाते हो कि हाँ चलो भाई कथा सुन लेते, ठीक है। तो इसे जब कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 0.74, और अगर आप पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज निकालोगे दैट मीन आप क्या करो 100 से क्या करो डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा 74%. 74%। हाँ नीरज अब सही आ रहा है तुम्हारा आंसर, ठीक है। चलो सबको समझ में आ गया बेटा इतना? Yes. अब इस चैप्टर में सिर्फ आपका बचा हुआ डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स का मतलब जो सॉलिड की स्ट्रक्चर्स होती हैं उनके बीच में क्या होता है, उनमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स आ जाता है, तो उस डिफेक्ट्स को हम लोग पढ़ना है बस। तो यानी कि हमारी जो नेक्स्ट लेक्चर होगी उसमें आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसी में आपको हम थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करा देंगे। देन उसके बाद हम लोग फुल जो लेंथ टेस्ट होते हैं उन्हें मतलब पूरे प्रीवियस ईयर के पेपर से उठा के सॉल्व करेंगे, ठीक है। यस सर। चलो तो बस इतना नोट आप लोग कर लो बहुत अच्छे से, और खूब अच्छे से नोट्स बना लेना, इसके बाद मिलते हैं आगे, ठीक है। चलो बाय, जाओ ओके बाय। बाय बेटा।